हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, कि महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अमित गर्ग, सुजीत पांडे, आलोक कुमार मित्तल या प्रशांत सीताराम। इनमें से किसे BPRND का DG नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके आलोक कुमार मित्तल। कौन है? आलोक कुमार मित्तल को BPRND का महानिदेशक या DG नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने आलोक कुमार मित्तल को BPRND का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं। नियुक्ति जुलाई 2026 में की गई है। इससे पहले वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवा अपनी दे चुके हैं। BPRND से संबंधित कुछ जानकारी। BPRND की स्थापना 1970 में हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, यानी इसकी जो स्थापना है वो गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब BPRND का कार्य क्या होता है? पुलिस आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो BPRND के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडे, अमित गर्ग, आलोक कुमार मित्तल या रवि अग्रवाल। NCRB के निदेशक या फिर डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके अमित गर्ग, जिन्हें NCRB का डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका नाम है। ये 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये जो नियुक्ति है किसने मंजूरी दी है? तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC के द्वारा इस नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। एग्जाम फैक्ट क्या है इससे संबंधित? तो NCRB की स्थापना 1986 में NCRB की स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, यानी कि इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो NCRB है वो एक रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है NCRB एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट NCRB के द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है। हर साल इसे जारी किया जाता है। क्या जारी करते हैं NCRB इस रिपोर्ट में? तो पूरे देश में जितने भी हमारे पूरे देश में राज्य हैं, या चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र प्रशासित प्रदेश हो, इनमें जितनी भी FIR दर्ज कराई जाती हैं, किसी भी मामले से संबंधी FIR दर्ज होती हैं, या कोई भी अपराध संबंधी जो मामला होता है, इन सभी से संबंधी जो आंकड़े हैं, FIR से संबंधित और अपराध संबंधी जो मामले हैं, इन सभी के जो आंकड़े हैं, इन सभी के आंकड़ों का विवरण क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में NCRB के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी यानी जिसे शॉर्ट में SVPNPA यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद के नए निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आलोक कुमार मित्तल, अमित गर्ग, सुजीत पांडे या फिर रवि अग्रवाल। तो अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की, तो यहाँ के जो निदेशक है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कौन सी वाली? हैदराबाद की जो है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सुजीत पांडे। सुजीत पांडे को यहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय एकेडमी है, इससे संबंधित बात
अगर हम करें, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जो आपकी सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं स्थापना की, स्थापना कब हुई थी? 1948 में। लेकिन जब 1948 में इसकी स्थापना हुई, इसे एस्टेब्लिश किया गया था, तब इसका जो नाम था वो था आपका सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। क्या नाम था इसका? इसका जो नाम था वो था सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये था इसका नाम, CPTC। 1948 में स्थापना हुई, नाम था सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। इसके बाद स्थापना कहाँ हुई थी? और ये माउंट आबू राजस्थान में हुई थी। किस जगह ये स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान, कहाँ हुई थी ये स्थापना? माउंट आबू राजस्थान में ये स्थापना हुई थी। इसके बाद 1967 में, कब? 1967 में इसका नाम बदला गया और नाम किया गया नेशनल पुलिस एकेडमी। कब बदला गया था? 1967 में। 1967 में इसका नाम बदला गया और नाम किया गया नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल पुलिस एकेडमी यानी राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी इसका नाम रखा गया। उसके बाद 1974 में, कब? 1974 में इसका नाम फिर से बदला गया और जो इसका नाम है वो रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी नाम रखा गया था 1974 में। और इसके बाद 1975 में, कब? 1975 में। 1975 में इस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है, क्या है? इस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर कर दिया गया माउंट आबू राजस्थान से हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ ट्रांसफर हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में ये ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित जानकारी सुननी। सुजीत पांडे 1994 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें नया निदेशक नियुक्त किया गया है सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का। इनकी नियुक्ति को मंजूरी एसीसी के द्वारा दी गई है। इन्होंने अमित गर्ग का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के जो निदेशक थे वो कौन थे? अमित गर्ग थे। लेकिन अब कौन है? सुजीत पांडे हैं। और जो अमित गर्ग हैं वो अब एनसीआरबी के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अब इससे संबंधित जानकारी, मुख्यालय कहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो हैदराबाद में है। आईपीएस अधिकारियों का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उनका प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है ये। और एकेडमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित नई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 किस पुरानी योजना का स्थान लेंगी? एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 या
अटल पेंशन योजना। इनमें से कौन सी योजना है जिसके बदले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 आने वाली है? तो ये है आपकी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, जिसका जो ये स्कीम है स्थान लेने वाली है। 1952 योजना का स्थान लेगी। नई योजना में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचित इस योजना को किया है। अब एग्जाम फैक्ट क्या है इससे संबंधित? तो ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। जो ईपीएफओ है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन काम करता है। ईपीएफओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईपीएफओ से संबंधित ईपीएफ जो है इससे संबंधित एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से संबंधित एक कानून है, वो क्या है? तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसकेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इससे संबंधित ये कानून है। अगला है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता 2028-29 के लिए अपना अभियान किस विदेश मंत्री की 6 देशों की यात्रा के दौरान प्रमुखता से आगे बढ़ाया है? कौन विदेश मंत्री हैं? पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, किरण रिजिजू या फिर अश्विनी वैष्णव? तो ये हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने कितने देशों की यात्रा की है इस अभियान के लिए? 6 देशों की। कौन कौन से हैं वो 6 देश? तो कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम। ये भी आपको याद रखना है कि कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। 13 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत ने शांति विजन के साथ यूएनएससी 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी आधिकारिक अभियान को यहाँ लॉन्च किया है। द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने पर यहाँ इस पर जोर दिया गया है। एग्जाम फैक्ट क्या है? तो एग्जाम फैक्ट हैं आपके, ये है आपका 2028 और 29। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 2028-29। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं कितने? 5 हैं। भारत 2028 में यूएनएससी की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए यहाँ चुनाव भारत लड़ने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण प्रणाली का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण जो है वो किया है? क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस मॉड्यूल इंजन या हीट शील्ड? तो जो इसरो है उसने गगनयान मिशन के लिए जिस प्रणाली का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है वो है आपकी क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वालिफिकेशन परीक्षण यहाँ पर किया गया है। क्रू मॉड्यूल। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मेन पैराशूट सिस्टम, मेन पैराशूट नहीं है, क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का परीक्षण किया है। यह प्रणाली पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये परीक्षण गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे संबंधित क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ परीक्षण किया गया है। गगनयान जो है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, ये है इससे संबंधित जानकारी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? यानी एनुअल लीडर समिट में भाग लिया है। किस देश की यात्रा पर?
जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की है मेलबर्न में। कहा? मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया एनुअल लीडर समिट आयोजित हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा सहयोग पर यहाँ चर्चा हुई है। यानी कि मोदी जी अगर किसी देश की यात्रा करते हैं तो वो किसी मुद्दे का ही कारण होती है। उस यात्रा का जो विषय है वो कोई ना कोई मुद्दा होता है। तो इस यात्रा का मुद्दा क्या था, क्यों इन्होंने यात्रा की थी? तो व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी इन दोनों देशों के बीच। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो एंथनी अल्बनीज हैं। और भारत ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ स्थापित दोनों ने मिलकर की थी। ये है कुछ एग्जाम फैक्ट इससे संबंधित। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापने के लिए किस नए उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी आर्थिक सूचकांक को शुरू करने की घोषणा की है? जो भारत सरकार है उसने सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं उन्हें मापने के लिए एक नया सूचकांक जारी करने की, शुरू करने की घोषणा की है। वो जो सूचकांक है इनमें से कौन सा है? उच्च आवृत्ति हाई आर्थिक सूचकांक है ये। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, कंपोजिट इकोनॉमिक इंडेक्स या फिर नेशनल सर्विस इंडेक्स, इनमें से कौन सा इंडेक्स ये है? तो ये जो इंडेक्स है आपका, ये है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यानी कि ISP। ये इंडेक्स है जिसे यहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, ये किससे संबंधित है? तो ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे संबंधित ये सूचकांक है। यानी कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल उद्योग से संबंधित ये जो सूचकांक है, कौन सा? IIP या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कंपोजिट ये कोई सूचकांक नहीं है, ये दोनों कोई भी सूचकांक नहीं है, ऐसा कोई सूचकांक नहीं है। भारत 14 जुलाई 2026 से इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जारी करेगा। यानी कि ये जो सूचकांक है कब से जारी हुआ है? 14 जुलाई 2026 से। इसका आधार वर्ष क्या है? तो 2024-25 इसका आधार वर्ष रखा गया है। यह सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने वाला एक नया हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ये होने वाला है। जारी करने की तिथि बता दी है। ISP जारी करने वाली संस्था कौन है? यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये जो इंडेक्स है ये किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा इसे जारी किया गया है। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी कि जो NSO है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। IIP औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उसको मापता है, जबकि ISP जो है वो सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस एरिया है उसे मापता है। भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि जो सर्विस प्रोडक्शन जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान है भारत की GDP में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश का पहला नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश या MP?
इनमें से किसमें स्थापित किया जाएगा देश का पहला नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी? तो ये है आपका गुजरात। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में स्थापित करने की घोषणा जो है वो की गई है। देश का पहला नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? आनंद गुजरात में। इसका नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी होगा। ये जो नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या होगा? तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। यानी कि इसे जो बनाने का उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी को वो ये है कि जो सहकारी क्षेत्र हैं उनके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सके। एग्जाम फैक्ट क्या है? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 2021 में हुई है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके अमित शाह। अगला सवाल है, प्रकाशित पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन हैं? ये एक पुस्तक है दिया सलाई, इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत, पंकज मिश्रा, कैलाश सत्यार्थी या फिर शशि थरूर? तो ये जो पुस्तक है दिया सलाई इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। दिया सलाई पुस्तक के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। यानी कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। ये जो पुस्तक है इनकी, ये बच्चों के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है। यानी कि ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक का आधार क्या है, इस जो किताब है इसका केंद्र क्या है? तो इसका केंद्र है बच्चों के अधिकार, उनकी शिक्षा और उनका सामाजिक परिवर्तन। ये इस पुस्तक का आधार है। यानी हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा सुरक्षित और हर बच्चा सपने देखे और उन्हें पूरा करे, ऐसा कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। इनका कहना है एक माचिस की तीली भी अंधेरे को मिटा सकती है अगर उसे सही हाथों में दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कही है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2014 में। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की है। बचपन बचाओ जो आंदोलन है उसकी स्थापना जो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया था। कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इन्हें दिया गया। कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया था। तो ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की इस क्लास से ऐसा लगा हो कि हाँ इसमें से पढ़ के हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, हाँ हो सकता है कि एक क्वेश्चन इस क्लास से हमें ज़रूर मिले, तो क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ये बात आप कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये है यूट्यूब चैनल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास का PDF तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को भी और इस क्लास को भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।